हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको इंटीग्रेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे फॉर प्री मेंस एंड इंटरव्यू। जो भी गाइडेंस रहेगा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ऑफ प्री मेंस एंड इंटरव्यू। मेंटरशिप के तहत आपको आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल्स दिया जाएगा एज पर सिलेबस। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी, स्पेशली जो टेस्ट है वो वीकली रहेगा, हर संडे को होगा और इसका असेसमेंट आपको क्विक एक दिन के अंदर मिल जाएगा। करंट अफेयर्स की क्लासेस मॉर्निंग 7 to 9 ऑनलाइन कराई जाएंगी। इसको डिटेल में कराया जाएगा, हर दिन का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहेगा उसको आपको लिंक करके दिखाया जाएगा कि किस तरीके से इस जो हमारा स्टैटिक पोर्शन ऑफ सिलेबस है उससे लिंक्ड होता है और क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकता है। आंसर राइटिंग में भी फोकस दिया जाएगा। जो बैच रहेंगी ऑफलाइन क्लासेस के लिए वो स्मॉल साइज़ की रहेंगी, 20 to 30 के अंदर स्टूडेंट रहेंगे ताकि आपको पर्सनल अटेंशन प्रोवाइड किया जा सके। फर्दर अगर आप रिमोट लोकेशन से अपने घर से पढ़ना चाहते हैं विदाउट जॉइनिंग द इंस्टीट्यूट डायरेक्टली फॉर ऑफलाइन क्लासेस, तो आप हमारे जो एक्जिया एकेडमी करके ऐप है, एक्जिया एकेडमी गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, तो उसको आप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाके हमारे कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बाय करने से पहले आपको एक बार हमारे एडमिशन डेस्क में कॉन्टैक्ट करना ज़रूरी रहेगा। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो है 6002417488। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जो आर्टिकल है। तो इसमें आपकी सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया है डिफरेंट प्लेटफॉर्म को जो एआई जनरेटेड कंटेंट बनाते हैं ऑनलाइन। और उसमें जो भी कंटेंट जो फ़ोटो रियलिस्टिक या वीडियो रियलिस्टिक होता है, मतलब जो देखने में काफ़ी रियल होता है। रियल मतलब इससे क्या सेंस है कि समझ लीजिए कि किसी ने फ़ोटो नहीं दिया था, अपनी वीडियो नहीं दी थी, लेकिन उसका फ़ोटो वीडियो बना लिया गया है थ्रू एआई। तो उस तरीके के कंटेंट में प्रेस्क्राइब किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि लेवल रहना पड़ेगा कि ये एआई जनरेटेड है, ये ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। तो वो लेवल जो है वो होना ज़रूरी रहेगा। तो अभी ये जो मामला है क्यों उभर के आया है? इसका मेन रीज़न ये है कि आज के समय पे काफ़ी ज़्यादा जो फेक कंटेंट है वो बनाई जा रही है। काफ़ी जैसे आपकी इवन न्यूड कंटेंट जो है वो बनाई जा रही है और इसमें जो भी कंटेंट है सही हो या गलत हो, कंसेंट के बिना अगर बनाई जाती है, तो उस कंटेंट को रेगुलेट करना, उस कंटेंट को रिमूव करना काफ़ी ज़रूरी है। और जैसे कंसेंट के साथ बना है, जैसे कोई समझ लीजिए कि कोई एक स्पीच है, तो एक लोकल लैंग्वेज में एक स्पीच है, उसको इंग्लिश में एआई जो है वो उसको बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है और जिसने रीजनल लैंग्वेज में स्पीच दिया था उसके कंसेंट से बनाया गया है, तो वो सही है। तो एआई का इस्तेमाल तो वैसे चीज़ों में बनने के लिए ही हुआ है। लेकिन इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है, नेगेटिव जो क्रिएशन हो रहा है, उसको स्टॉप करने के लिए, उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए पहला तो कंटेंट के ऊपर आपका एआई जनरेटेड जो आपकी लेवल्स होनी है, वो होनी ज़रूरी है। तो लोगों को पता लग जाएगा पहले प्राइमा फेसी कि ये जो कंटेंट है ये आपकी रियल कंटेंट नहीं है, इसको एआई से बनाया गया है। वो चाहे सही हो या फिर कोई गलत कंटेंट ही क्यों ना हो। तो वो सेंटर ने इसमें जो संज्ञान है वो ली है। तो हाल ही में गॉड करके कुछ एआई है, उसका भी मामला सामने आया था। तो इसीलिए ये जो रूल्स है इनको लाया गया है। तो जो भी सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट होंगे, चाहे ऑडियो हो, विजुअल है या फिर ऑडियो विजुअल हो, उसमें आपका जो लेबल है, वो लगाना ज़रूरी रहेगा, जिसने भी बनाया है, जो भी एआई से बनी है। और तभी क्या है, जब आपकी जो लेबल रहेंगी, तभी सेफ हार्बर मिलेगा। अगर लेबल नहीं रहा, तो सेफ हार्बर नहीं मिलेगा। सेफ हार्बर क्या है, जो भी इंटरमीडिएरी है, लाइक लाइक एक्स है, मेटा है, यूट्यूब है, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म है, इनको सेफ हार्बर दिया जाता है अंडर आईटी एक्ट सेक्शन 79। तो सेफ हार्बर दिया जाता है क्यों? ताकि इनको प्रोटेक्टेड रखा जा सके, क्योंकि अभी कौन क्या कंटेंट बना रहा है वो सिस्टम को आपका पता नहीं भी चल सकता है। यूज़र किस काम के लिए, सही काम के लिए यूज़ कर रहा है, गलत काम के लिए यूज़ कर रहा है, वो नहीं पता पड़ सकता है। इसीलिए जो यूज़र है उसको पनिशमेंट होगा। जिस प्लेटफ़ॉर्म पे बन रहा है उसको पनिशमेंट नहीं होगा। लेकिन प्लेटफ़ॉर्म की भी कुछ दायित्व है, जैसे लेबलिंग करना। तो अगर लेबल नहीं किया तो सेफ हार्बर उनको नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ इसमें मेंशन की गई है। फोटो रियलिस्टिक मैंने बताया ऑलरेडी क्या है। नॉन कंसेंसुअल जो डीप फेक्स है, ऑफ़न मैलिशियस
एक्सप्लिसिट पर्पस के लिए जो बनाई जाती है, उनको नॉन कंसेंशुअल डीपफेक्स कही गई है। ये काफ़ी बड़ा अभी प्रॉब्लम जो है वो निकल के आया है। इंटरमीडिएरी कौन है? जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे आपका फेसबुक हो, मेटा हो, व्हाटएवर इट इज़। मेन आर्गुमेंट एंड सब्सटेंटिव पार्ट अगर देखें, तो अनरेगुलेटेड एआई कंटेंट के लिए जो आपकी पब्लिक ऑर्डर है, इंडिविजुअल डिग्निटी है, वो हार्म हो रही है। मतलब राइट टू प्राइवेसी जो राइट दिया गया था, वो हार्म हो रहा। तो इसीलिए प्लेटफ़ॉर्म्स को मैंडेटरी डिस्क्लोज़र करना पड़ेगा, प्रोमिनेंटली लेबल लगाना पड़ेगा। और अगर कोई कंटेंट आपका ऐसा है कि वायलेटिव है, इंडिविजुअल डिग्निटी को वायलेट करता है, पब्लिक ऑर्डर को वायलेट करता है, तो वैसे कंटेंट को पहले रिमूव करने के लिए जो नोटिस दिया जाता था, वो आपका 36 आवर के अंदर उसको हटाना पड़ता था, लेकिन अभी उसको 3 आवर्स कर दिया गया है। फॉर कोर्ट ऑर्डर और या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। और अगर आपकी सेंसिटिव कंटेंट हुई तो उसको 2 घंटे के अंदर हटाना पड़ेगा, लाइक नॉन कंसेंसुअल न्यूडिटी। तो ध्यान रखिएगा। और इस समय के अगर अंदर वो नहीं हटाते हैं तो उनको जो सेफ हार्बर मिलना है वो नहीं मिलेगा, सीधा प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकेगा। तो वो चीज़ इसमें मेंशन की गई है कि जो लायबिलिटी है वो प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर चली जाएँगी अगर वो फ़ेल होते हैं 2 और 3 घंटे के अंदर, जिस हिसाब से है उस हिसाब से अगर नहीं किया तो। और इसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी किया गया है, स्टेट अथॉरिटी को भी पावर दिया गया है। तो स्टेट अभी डिफरेंट मल्टीपल अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकती है, ताकि टेक डाउन ऑर्डर्स को दे सके। ध्यान रखिएगा, ताकि जो आपकी डिग्निटी है, इंडिविजुअल की पब्लिक ऑर्डर है, उसको मेंटेन किया जा सके। तो अभी इसका हिस्ट्री अगर देखें, तो प्री इंडिपेंडेंस में देखें 1990 तक, तो आपका ऐसा कोई डिजिटल मीडिया तो था नहीं। उस समय सिर्फ ट्रेडिशनल मीडिया, प्रिंट, रेडियो वगैरह ही हुआ करती थी। 1990s के बाद आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का राइज़ होने लगा, तो उसको रेगुलेट करने के लिए आईटी एक्ट 2000 लाया गया और इसमें मैंने आपको बताया कि सेक्शन 79 जो सेफ हार्बर प्रोवाइड करता है इंटरमीडियरी को। फिर 2021 के बाद आईटी रूल्स में जो ये आईटी एक्ट है, इसके तहत ही रूल बना है। इसमें काफ़ी चेंजेज़ लाई गई। क्यों? क्योंकि 14-15 के बाद देखें तो एआई रिलेटेड चीज़ें आने लगी। तो इसीलिए क्या हुआ, इस आईटी रूल्स को और स्ट्रॉन्ग किया गया। 2023-25 में इसको और स्ट्रॉन्ग किया गया क्योंकि एआई जो है काफ़ी जेनरेटिव बनने लगी, बहुत चीज़ें जनरेट कर सकती है। तो इसीलिए इसमें लेवलिंग करने के बारे में कहा गया। और 2026 में हम क्या शिफ्ट देख रहे हैं कि सिंथेटिक जो मटेरियल रहेंगी उसमें लेबलिंग ज़रूरी रहेगा, ताकि सिंथेटिक और रियल को आपका डिफरेंस सेट किया जा सके। और दूसरा जो आपकी ब्रॉट डाउन का नोटिस है उसको नॉन सेंसिटिव कंटेंट के लिए 3 घंटे और काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव कंटेंट के लिए 2 घंटे। वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है। वे फॉरवर्ड में हम क्या लिख सकते हैं? को-रेगुलेशन किया जा सकता है बाय गवर्नमेंट एंड जो प्लेटफ़ॉर्म है जिन्होंने बनाया है। फिर एक एल्गोरिदमिक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि किस तरीके से चीज़ों को बनाई गई है, जो लोगों का जो राइट है वो वायलेट कर रहा है। फिर तीसरा है डिजिटल लिटरेसी का कैंपेन भी देना है। तो अभी क्या है, लोग लेबल होने के बाद भी जब कंटेंट को देखेंगे, तो बहुत लोग समझ ही नहीं पाते हैं, ओके, कि ये कंटेंट सही है या गलत, और उसको फैलाते रहते हैं या फिर जजमेंट बना लेते हैं या फिर भड़क जाते हैं। कोई आपका स्पीच हुआ, जैसे किसी पॉलिटिकल लीडर का स्पीच उसने दिया ही नहीं था, एआई में जनरेट कर दिया। तो वो सही है, फेक है, वो भी निकाल नहीं पाते हैं। तो इसीलिए डिजिटल लिटरेसी कैंपेन जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एससी एग्रीज टू हियर प्ली अगेंस्ट असम सीएम ओवर हेट स्पीच। तो अभी हेट स्पीच को लेके मामला आया है, तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये केस लिया है। तो हेट स्पीच क्या होता है? तो आपकी इंडियन पीनल कोड अगर देखें या फिर भारतीय न्याय संहिता देखें, तो इसमें सीधा-सीधा एक्सप्लिसिटली तो नहीं कहा गया है, हेट स्पीच क्या है। लेकिन जनरली क्या करता है, ये रेफर करता है स्पीच दैट इंटेंड्स टू इंसल्ट। ये ऐसा स्पीच जो इंसल्ट करता है, ह्यूमिलिएट करता है, वायलेंस को एनकरेज करता है अमंग डिफरेंट ग्रुप लाइक रिलिजन, रेस, कास्ट एटसेट्रा। तो नेक्स्ट एफआईआर क्या है? तो इस तरीके का जब भी स्पीच होता है तो उसके ऊपर एफआईआर होती है, मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। एक्स फेसी क्या होता है? एक लैटिन टर्मिनोलॉजी है इन लीगल लैंग्वेज, ऑन द फेस ऑफ इट। मतलब कोई आपका एक्यूजेशन लगा है और वो एक्यूजेशन क्या है? वीडियो के ज़रिए, मतलब पहले ही मतलब ऑन द फेस ऑफ इट ये प्रूव हो रहा है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा अगर एविडेंस मिलता है कि आपकी जो है हेट स्पीच हो रहा है, वीडियो में दिख रहा है, ऑडियो में सुनाई पड़ रहा है, फ़ोटो में दिख रहा है और जेन्युइन है वो, तो उसके उसके अगेंस्ट क्या है? आपकी जो एक्शन है, वो लेनी ज़रूरी बन जाती है। तो वही चीज़ इसमें मेंशन किया गया है।
तो इसमें हम ध्यान रखिएगा, इसको इन जनरली पढ़ रहे हैं, किसी एक व्यक्तिगत इंसान के लिए या फिर एक व्यक्ति के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। फिर कम्युनल पोलराइज़ेशन क्या है? तो जो भी स्पीच होती है जिसमें कम्युनिटी को वी वर्सेस देम बाँटा जाता है वही। फिर रीट ऑफ मैंडामास क्या होता है? तो जो रीट होती है, 5 तरह की रीट है, तो उसमें मैंडामास जो है एक कमांड दे सकता है जुडिशियरी, एग्ज़ीक्यूटिव को और डिफरेंट लोअर अथॉरिटी को, लोअर कोर्ट्स को, कि उनको एक पर्टिकुलर वे में काम करना है, जो ऑर्डर है वो माननी है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ अगर कहें तो फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज़्म कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू है। तो हर इंसान को, हमारे देश के हर तबके के लोगों को ये मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। इसी तरीके का स्पीच देना है जिससे जो आपकी यूनिटी है वो वायलेट ना हो। तो अभी अगर इस आर्टिकल में देखें तो पिटिशनर है, उन्होंने पिटिशन दायर किया है कि आपकी द आर्गुमेंट इज़ दैट द स्पीच आर नॉट मेयरली पॉलिटिकल, कि जो स्पीच था वो सिर्फ़ पॉलिटिकल नहीं था, ये एक रेटोरिक है, एक सस्टेन्ड पैटर्न देखा गया है, जो टारगेट कर रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को। और इसमें रोल ऑफ सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि रोल ऑफ सोशल मीडिया में क्या है, चीज़ें काफ़ी जल्दी फैलती है। और जुडिशरी ने भी ये ऑब्ज़र्व किया है कि हाल ही के समय पे आपकी जो पॉलिटिकल केसेज़ हैं, इलेक्शन रिलेटेड केसेज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि अभी जैसे कोई हेट स्पीच है, तो आपके समझ लीजिए कोई मिनिस्टर के द्वारा है या फिर कोई आपकी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा है, तो वो काफ़ी पावरफुल लोग हैं, उनको पुलिस क्या है, एक्शन नहीं ले सकती है। तो इसीलिए क्या है, आपकी ऑनरेबल कोर्ट जो है, इसके ऊपर संज्ञान ले रही है। हिस्टोरिकली देखें तो प्री इंडिपेंडेंस पे ब्रिटिश के समय पे आईपीसी में सेक्शन 153 एंड 295 ए था। तो ये ऑफ़न क्या किया जाता था, मतलब हमारे जो नेशनलिस्ट जो डिसेंट है, उनके अगेंस्ट यूज़ किया जाता था। का जो उद्देश्य था सही नहीं था। पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखें तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 लाया गया। तो इसमें जो हमारी फ्री स्पीच है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज़ 1 ए, तो उसको एब्सोल्यूट फ्री स्पीच था पहले। उसके बाद उसमें आपकी जब देखा गया कि बहुत ज़्यादा केओस हो रहा है देश में, मतलब कोई भी किसी भी तरीके से स्पीच को यूज़ कर रहा है, तो उसमें थोड़ी बहुत रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए आर्टिकल 19 सब क्लॉज़ 2 को लाया गया और इसमें इंक्लूड किया गया पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस एटसेट्रा। 1990 और प्रेज़ेंट में देखें तो हेट स्पीच के मामले कुछ बढ़ते ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी अ, ऑनलाइन जो अवेलेबिलिटी है ऑफ समझ लीजिए टीवी चैनल ही हो, तो 1990 के बाद टीवी चैनल ही हम देख सकते हैं, 24/7 न्यूज़ आने लगा। तो उससे हेट स्पीच वगैरह बढ़ने लगी और डिजिटल एज में तो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लीफाई होने लगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या किया जा सकता है? लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन है कि आपकी सेक्शन 153 सी एंड 505 ए को इंट्रोड्यूस किया जाए। पहले ही ये आपका रिकमेंडेशन था, तो अभी आईपीसी के जगह बीएनएस में इंक्लूड करना है। तो सीधा-सीधा हेट स्पीच को डिफाइन कर देना है। फिर जुडिशियल गाइडलाइन भी दे देनी है कि कौन से जो स्पीचेज़ है ऑफेंसिव रहेंगी, जो वायलेशन होगा और उससे आपकी सॉरी जो ऑफेंसिव स्पीच प्रोटेक्टेड रहेंगी और इंसाइटमेंट जो स्पीच होगा वो पनिशेबल होगा। तो ऑफेंसिव स्पीच क्या होता है कि मतलब किसी ने अपनी स्पीच दी है, किसी को बुरा लग सकता है, तो वो स्पीच प्रोटेक्टेड रहेगा। लेकिन कोई जानबूझ के ऐसा स्पीच दे रहा है कि लोग भड़के, तो वो होगा इंसाइटमेंट, तो उसमें पनिशमेंट होगा। ऑफेंसिव एंड इंसाइटमेंट दोनों अलग-अलग चीज़ है। फिर इंडिपेंडेंट ओवरसाइट का मैकेनिज़्म रखना चाहिए, तो इसके लिए इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, जो स्पीच को देख सके और उसके ऊपर एक्शन ले सके। सिविल सोसाइटी को एंगेज करना काफ़ी ज़रूरी है। तो सिविल सोसाइटी को क्यों एंगेज करना ज़रूरी है? ताकि सिविल सोसाइटी ये समझ सके कि कौन-सी इंसाइटमेंट है, कौन-सी ऑफेंसिव स्पीच है। तो इससे क्या होगा, आपका एक लोग खुद से मतलब अवेयर रहेंगे। लोगों को ये पता रहेगा कि ये सही है या गलत है, तो लोग खुद ही एक्शन ले सकेंगे। ओके? वो ज़्यादा ज़रूरी है। पब्लिक अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट छोटा-सा न्यूज़ है, तमिलनाडु आइडियल विंग ऑल सेट टू ब्रिंग बैक एंटीक स्टोन पिलर फ्रॉम वियना। तो जो वियना है, वहाँ आपका ये पहले ही ये जो आपका पिलर देख रहे हैं ये टेम्पल का आइडियल विंग, तो इसको 18-19 सेंचुरी इज़ लाइकली टू हैव बीन स्टोलन। तो ऐसा लाइकली इसी समय पे इसको चुराया गया था, स्टोलन किया गया था तमिलनाडु से और ये उसी तरीके से जाके ये वियना पहुँच गया। अभी वियना की जो सरकार है वो ये हमें वापस कर रही है। ध्यान रखिएगा, तो ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट अगर देखें तो 4 एएसआई टीम अराइव इन तमिलनाडु टू कॉपी ओल्ड इंस्क्रिप्शन। तो एएसआई जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर,
तो उनके 4 मेंबर टीम आई और तमिलनाडु के ये आप देख सकते हैं वाल में जो आपकी एंशिएंट स्क्रिप्ट है, इसको कॉपी की जा रही है और कॉपी करके क्या किया जाएगा, इसको प्रिज़र्व किया जाएगा ताकि हम हमारी जो धरोहर है, हमारी जो इतिहास है, जो पास्ट में चीज़ें लिखी गई है, वो हमारे पास इंटैक्ट रहे और उससे हम हमारे जो पास्ट है, उसको हम रीडिस्कवर कर सकें, हमारी ग्लोरी को हम पहचान सकें। तो अभी इसमें क्या है आपका जो बजट था 23-24 का इसमें कहीं मेंशन किया होगा? मैंने कहा भारत श्री बजट 23-24 में। तो इसमें पैसे दिए गए थे बजट आउटले कि जो हमारी धरोहर है, जहाँ भी कोई हमें एपिग्राफिकल जो एविडेंस मिलता है, उसके हम हमें डिजिटल रिपॉजिटरी बनानी चाहिए, ताकि हम इसको क्या कर सकें हेरिटेज की तरह हमारे चीज़ों को हम प्रिज़र्व कर सकें। उस समय हमारा लैंग्वेज क्या था, सोसाइटी क्या थी, पॉलिटी क्या था, ऐसा। तो इसमें अगर प्री इंडिपेंडेंस में देखें तो चीज़ों को क्या किया जाता था, बस सैंपल जो है कलेक्ट की जाती थी या फिर उसको उसी तरीके से प्रिज़र्व करने की कोशिश की जाती थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस में कंसोलिडेशन देखा गया और डिजिटल एरा में अभी इसको जो भी हमारा धरोहर है, उसको डिजिटाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें स्किल डेवलपमेंट करनी काफ़ी ज़रूरी है ताकि एपिग्राफ़ी को पैलियोग्राफ़ी को लोग समझ सकें। एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं हम ताकि हमारी जो एपिग्राफ्स हैं उनको हम डिजिटली अलाइन कर सकें। और एक कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जो है, वो बढ़ाना ज़रूरी है। तो जितना कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी, उतना ज़्यादा क्या होगा हम हमारी हिस्ट्री को हम खुद उसका जो प्राइड है वो फ़ील कर सकेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर इज होम मिनिस्टर मिनिस्ट्रीज न्यू नॉर्थ ईस्ट एडवाइजर। तो जो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है अजित लाल जी, उनको आपकी होम मिनिस्ट्री में न्यू नॉर्थ ईस्ट एडवाइजर रखा गया है। तो अजित लाल जी को काफ़ी अनुभव रहा है नॉर्थ ईस्ट में काम करने का, जैसे नागा इंसर्जेंसी को लेके हो या फिर हाल ही में जो मणिपुर में जो क्राइसिस है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए जब कोई ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला व्यक्ति जो होता है, उनको एडवाइजर की तरह रखा गया है। तो इससे क्या है, जो सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको समझी जा सकेंगी। तो अभी सिक्योरिटी प्लस जो पॉलिटिकल डायलॉग है, वो बेटर हो पाएगा। तो हम देख सकते हैं कि आज़ादी के पहले अगर देखें, तो बिकॉज़ ऑफ द ब्रिटिश आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी नॉर्थ ईस्ट में इनर लाइन परमिट लाया गया था। जिससे क्या हुआ, जो नॉर्थ ईस्ट की डिफरेंट ट्राइब है, वो हमेशा से क्या एक मतलब अलग से ही रह गए, उनको एक्सक्लूडेड करके रख दिया गया। तो उसके बाद जब देश आज़ाद होने लगा तो ये एक ऐसा भी न्यूज़ है कि या फिर ऐसे भी एनालिसिस है कि जो आपकी डिफरेंट आपकी जो ग्रुप थी, जो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में थी, मतलब जो मिशनरीज़ जैसे जो ग्रुप थे, तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के जो डिफरेंट ट्राइब्स हैं, उनको ये भड़काया भी था कि आपकी जो है, उनको सेपरेट हो जाना चाहिए। तो इसी की वजह से आप देख सकते हैं कि जो एक अलगाववाद का जो फ़ील देखने को मिलता है। अ, जो ग्रुप है, स्पेशली जो इंसर्जेंट ग्रुप है, जो बनी है। तो ये सभी चीज़ें क्या करती है, देश की इंटीग्रिटी को, यूनिटी को वायलेट करती है, सोवरेनिटी को चैलेंज करती है। तो उन चीज़ों को हमें टैकल करना ज़रूरी है। और प्लस जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, उनके जो डिफरेंट एथनिसिटी के लोग हैं, उनके कल्चर, उनके लैंग्वेज, उनके जो आपकी उसको प्रोटेक्ट करना, प्रिज़र्व करना भी ज़रूरी है। जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है विदिन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो देना ज़रूरी है ताकि हर ग्रुप का डेवलपमेंट हो विदिन इंडिया। एंड थिर्डली जो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ताकि जो लोकल डेवलपमेंट है, लोकल कल्चर के तहत ही, लोकल रिसोर्सेज़ के तहत ही वो हो पाए और जो आपकी इनकी जो पहचान है, वो प्रोटेक्ट की जा सके। तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी रहेंगी। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है, वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद।